नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। चलिए डिस्कस करते हैं आज 23 अप्रैल दिन बृहस्पतिवार की करंट अफेयर के बारे में। तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि बीसीसीआई द्वारा टीम मास्क फोर्स का गठन किया गया है। तो ये टीम मास्क फोर्स क्या है उससे पहले समझ लेते हैं। बीसीसीआई ने मास्क के लिए जागरूकता फैलाने के लिए कुछ खिलाड़ियों का चयन किया है जो कि टीम मास्क फोर्स का हिस्सा होंगे और जो बीसीसीआई की एक पहल है। अब इस टीम मास्क फोर्स में कौन कौन से व्यक्ति हिस्सेदार हैं, तो उसमें सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, राहुल द्रविड़ और साथ साथ में वन ऑफ सौरव गांगुली, एक हैं सौरव गांगुली। तो 4 लोगों का भी फिलहाल चयन किया गया है टीम मास्क फोर्स के तहत। जो व्यक्ति क्या करेंगे, लोगों में जागरूकता फैलाएंगे मास्क लगाने के लिए। तो 4 लोग कौन है? सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली जी। तो ये बात हो गई हमारी टीम मास्क फोर्स द्वारा। तो टीम मास्क फोर्स किसने गठित करे? तो बीसीसीआई द्वारा। बीसीसीआई की बात कर लेते हैं। बीसीसीआई इज अ नॉन गवर्नमेंटल बॉडी, ये कोई संवैधानिक पीठ नहीं है। मैं बता दूं बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी, 1928 में। वर्तमान में चेयरमैन की अगर मैं बात करूं या अध्यक्ष की बात करूं बीसीसीआई, तो सौरव गांगुली जी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। इसके अलावा बीसीसीआई में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, कोई भ्रष्टाचार ना हो, इसलिए एक लोकपाल का गठन किया गया था। वर्तमान में लोकपाल की अगर बात करें तो डीके जैन जी वर्तमान में बीसीसीआई के क्या हैं? लोकपाल हैं। ठीक है, हमें याद रखना है जिस तरीके से भारत के लोकपाल पीसी घोष हैं, पिनाकी चंद्र घोष हैं, उसी तरीके से वर्तमान में बीसीसीआई के लोकपाल जो हैं वो हैं डीके जैन। इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये बात आपको याद रखना है। ये था हमारा पहला प्रश्न। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा कहता है, भारतीय कृषि मंत्री द्वारा G20 कृषि मंत्रियों की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। तो हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने G20 कृषि मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित थी। अगर मैं बात करूं बतौर अध्यक्षता किसने करी इसमें, तो इसमें अध्यक्षता करी गई है किसके द्वारा? सऊदी अरबिया के द्वारा। यानी कि सऊदी अरब बतौर अध्यक्ष देश के रूप में शामिल था इसमें, और भारत के कृषि मंत्री इसमें शामिल हुए। G20 का भारत कोई सदस्य देश नहीं है, याद रखिएगा। G20 दुनिया की 20 ऐसी अर्थव्यवस्थाएं शामिल की गई हैं जो कि बहुत बड़ा हिस्सा रखती हैं एक अर्थव्यवस्था पटल पर। तो याद रखिएगा कि भारतीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर G20 कृषि मंत्रियों की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लेते हैं, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? सऊदी अरबिया द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। इसमें मेन मसले पर बात क्या की गई है कि खाद्यान्न की आपूर्ति सभी देशों को होती रहे। ऐसे कोरोना जैसे वायरस की जो प्रभाव हुआ है, खाद्यान्न की कहीं कमी ना पहुंचे, इसलिए ऐसी बैठक का एक अहम किरदार रखा गया या अहम हिस्सा इस बात को माना गया कि खाद्यान्न आपूर्ति सभी जगह होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा प्रश्न था। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं कि विश्व प्रेस सूचकांक, स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की जो स्थिति रही वो 142 रही, 142वीं स्थिति रही। ये प्रश्न आपसे ऐसे ही हूबहू पूछा जाएगा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की स्थिति क्या है? तो भारत 142 रैंक पे रहा। अगर बात करें कि ये रैंक की या ऐसे डेटा की, तो कुछ पड़ोसी देशों को हम समझ लेते हैं, जैसे कि पाकिस्तान की जो रैंक रही वो 145, 145वीं रही है। बात करें अगर हम बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की 151वीं रैंक रही है, 151 रही है। उत्तर कोरिया सबसे खराब स्थिति पर रहा क्योंकि 180 देशों को सर्वे में शामिल किया गया था, और नॉर्थ कोरिया इसमें सबसे अंतिम पायदान पर है। भारत का पड़ोसी देश चाइना की स्थिति 177 है, क्योंकि वहाँ पर पत्रकारिता को इतनी छूट नहीं दी गई है कि प्रेस वाले अपनी पूर्ण तरीके से जानकारी को रख सकें। इसीलिए कोविड-19 का जो वायरस रहा, अगर पत्रकारों की सूची में होता या पत्रकारों की जानकारी में होता पूर्णतया, तो इतना भयावह रूप नहीं लेता। तो यही एक स्थिति है कि चाइना 177 रैंक पर है। और वर्तमान की दशा अगर बात करें पहले स्थान पर, तो पहले स्थान पर रहा है नॉर्वे। नॉर्वे के बारे में हम लोग कई चीज़ें चर्चा करते हैं। जैसे नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, और जो नोबेल पुरस्कार जो है वो जो 6 अलग अलग श्रेणियों में दिया जाता है, उसका एक नोबेल पुरस्कार होता है पीस का, यानी कि शांति का। जो शांति का नोबेल होता है वो हमेशा नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से ही दिया जाता है। ये बात हमें याद रखनी है। अच्छा, शांति के नोबेल से आप लोग बताइएगा कि शांति का नोबेल पिछले वर्ष यानी कि 2019 में किसे दिया गया? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़े से और फैक्ट की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में।
यह रिपोर्ट पेरिस द्वारा एक रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स नामक गैर लाभकारी संस्था यानी कि नॉन गवर्नमेंटल बॉडी द्वारा ये रिपोर्ट पेरिस द्वारा जारी की जाती है और उसी रिपोर्ट में सारा डेटा फिलअप किया गया, तो याद रखना है हमें। अगला प्रश्न देखिए, हम लोग देख लेते हैं कि पुणे नगर निगम ने एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है, साइम मोबाइल ऐप। ये मोबाइल ऐप काम क्या करेगा? यह साइम मोबाइल ऐप जीपीएस ट्रैक पर आधारित रहेगा। याद रखिएगा, जीपीएस ट्रैकर पूरा इस एप्लीकेशन पर लगाया गया है। यह एप्लीकेशन ठीक वैसा ही है जैसे आरोग्य सेतु काम करता है। इसमें भी कलर विजुअल के आधार पर रखा गया है कि लाल रंग जो होगा वो सबसे खतरनाक होगा, हरा रंग थोड़ा सा छूट होगा, ऐसी चीज़ें रखा गया है। तो साइम मोबाइल एप्लीकेशन क्या होगा, जो भी लोग होम क्वारंटाइन है, जो भी घर पर रह करके क्वारंटाइन स्थिति को फेस कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को ट्रैक करने के लिए कि उन लोगों में कोई ऐसे सिम्टम्स ना आए, ऐसे कोई लक्षण ना दिखाई दें, इसलिए साइम मोबाइल एप्लीकेशन को पुणे नगर निगम द्वारा लॉन्च किया गया है। ये बात हमें याद रखनी है। और इसके लिए पुणे ने जांच मसलों के लिए 5 टीमों का गठन किया है, 5 टीम डिवाइडेड इन डिफरेंट पार्ट, जो जांच करेंगी साइम मोबाइल एप्लीकेशन के जीपीएस ट्रैकर के आधार पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, गुजरात सरकार ने सुजलाम सुफलाम जल संचय के तीसरे चरण को अभियान को प्रारंभ किया है। यह एक योजना है जो 2018 में विजय रूपाणी जो सीएम थे, विजय रूपाणी द्वारा प्रारंभ किया गया है इसे 2018 में। ये तीसरा चरण है तो 10 जून तक रहेगा। अभी वर्तमान में 21 तारीख से प्रारंभ किया गया है, जो 10 जून तक रहेगा। सुजलाम सुफलाम जल संचयन का चरण तीसरा है। क्या सुजलाम सुफलाम जल संचरण है क्या, तो उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, मानसून के स्टार्ट होने से पहले, जो मानसून बरसता है उसके स्टार्ट होने से पहले जो भी नदियां हैं, जो भी पोखर हैं यानी कि तालाब वगैरह हैं, पोखर हैं, नदियां हैं, झीलें हैं या बांध हैं, उनकी बाकायदा सफाई हो करके, बाकायदा वहाँ से गाद या जमी हुई मिट्टी जिसे बोलते हैं, गाद परिभाषा में बोलते हैं हिंदी में, तो उस चीज़ को निकाल करके मनरेगा, बाकायदा मनरेगा के तहत उसको लगाया जाता है। और मनरेगा के तहत ही सारी चीज़ों को लेकर के काम में लगाकर यहाँ से जमी हुई मिट्टियाँ या गाद या बालू को निकाल करके साफ़ किया जाता है और मानसून का जल वहाँ पर एकत्रण किया जाता है, यानी कि जल संचयन किया जाता है। तो यही योजना है, सुजलाम सुफलाम जल संचय 2018 की योजना थी। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा प्रत्येक राज्य को 2 दिनों के लिए रैपिड टेस्ट बंद करने के लिए कहा गया। वाई, क्यों बंद करने के लिए कहा गया? तो इसका एक प्रमुख कारण ये है कि चाइना से भारत ने रैपिड टेस्ट जो किट थी 3 लाख किटों को अभी मंगाया था, और 3 लाख किटों को बंद करने के 2 दिन के आदेश क्यों दिया गया? क्योंकि ये जो चाइना द्वारा किटें भेजी गई थी ये सही जानकारी नहीं दे रही थी। कहीं कहीं पर इन्हें संदेह है कि सही जानकारी ये नहीं दे रही है किट, तो इस जानकारी को जांच करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा बोला कि 2 दिन के लिए बंद कर दीजिएगा, उसके बाद हम इसकी जांच कर लेते हैं पूर्णतया, उसके बाद काम करते हैं। तो इसीलिए वर्तमान में रैपिड टेस्ट सिस्टम को बंद कर दिया गया है। चाइना से इंडिया ने 650,000 यानी कि 6,50,000 स्पेशल किट जो है, रैपिड किट जो कोई मांग की थी, जो अभी आपूर्ति होगी भारत में मिलेगी चाइना के द्वारा, तो ये 6,50,000 मंगाई जानी है टोटल। उसमें से 3 लाख आ चुकी है, यानी कि 3,50,000 अभी आनी शेष हैं। तो ये रैपिड टेस्ट को 2 दिन के लिए बाधित किया गया है, क्योंकि जानकारी पूर्णतया और सही ढंग से मिले, जो कि हॉटस्पॉट के लिए ही जारी की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य मंत्री द्वारा ट्विटर पर कोविड इंडिया सेवा नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। यह प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इसलिए लॉन्च किया गया है, एक विशेषज्ञ का पैनल होगा इस पर, जो भी डॉक्टर्स वगैरह टीम होगी, आप इस पर जाकर के सीधे जानकारी को अपनी दे सकते हैं और अपनी किसी भी जानकारी को वहाँ से कोविड-19 से जुड़ी हुई जानकारी को ले सकते हैं, और आपकी जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी, या इस ट्विटर हैंडल का प्रमुख एक तरीके से काम रहेगा। ठीक है, तो ट्विटर का एक प्लेटफॉर्म है, कह सकते हैं, कोविड इंडिया सेवा, जो कि स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन जी द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया गया। ये तो मैंने कल भी बताया था आपको। थीम आपकी रही है क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन इस वर्ष की थीम है। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं कुछ हिस्ट्री से जुड़े हुए फैक्ट के बारे में। अगर हम बात करें तो 22 अप्रैल 1970 को पहली बार अमेरिका की संसद में वहीं के सांसद गैलार्ड
गेलार्ड नेल्सन द्वारा पहली बार प्रारंभ की गई थी और उसके बाद 1990 से इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मान्यता दी गई। लेकिन 2009 में, वर्ष 2009 में यूएन ने भी, यूनाइटेड नेशन ने भी इसको प्रतिवर्ष मनाने का फैसला ले लिया। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में 1970 के रूप में चर्चा में आया और 2009 में प्रतिवर्ष इसे यूएन द्वारा भी आधिकारिक पुष्टि दे दी गई है। 22 अप्रैल को मनाने का प्रमुख कारण यही है कि अपने पर्यावरण को सुरक्षित और साफ रखें। एक विशेष दिन तैयार किया गया इसके लिए। ये कोई, लेकिन फिलहाल हमें ऐसा मानना चाहिए कोई पृथ्वी को क्लीन करने के लिए या पर्यावरण को सही करने के लिए कोई एक विशेष दिन की आवश्यकता नहीं है। हमेशा अपने पृथ्वी या वायुमंडल या आसपास के एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखें। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, सैन्य इतिहास पर लिखित एडम हिगिनबोटम की पुस्तक है एक, ये एक इतिहासकार है आपकी एडम हिगिनबोटम। इनकी किताब है मिडनाइट इन चार्नोबिल, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर। तो ये है क्या? ये एक सैन्य अभ्यास जो खुफिया तौर पर अंजाम दिया गया, उसकी एक कहानी है। इसी कहानी को विलियम ई कोल्बे पुरस्कार दिया गया है। विलियम ई कोल्बे एक साहित्य का प्रमुख पुरस्कार है जिसकी स्थापना वर्ष 1999 में की गई थी। तो ये किताब है, आप लोग इतना याद कर लीजिए, मिडनाइट इन चार्नोबिल, दैट सफिशिएंट फॉर यू। आप लोग इतना याद रखें, जरूरी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा है, लेबनान की संसद ने भांग की खेती को वैध कर दिया है। भांग की खेती को वैध करने का प्रमुख एक रीज़न है, वो देख लेते हैं क्या है। लेबनान इस समय वित्तीय संकट से गुजर रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये फाइनेंशियल क्राइसिस यहाँ पर बहुत तगड़ी हो रखी है। ठीक है, तो इन वजह से भांग खेती को लेबनान ने अनिवार्य कर दिया, चूँकि लेबनान ऐसा मानता है कि एक तो उद्योग सही होगा, दूसरी औषधि क्षेत्र को थोड़ी सी भांग के क्षेत्र से क्या होगा, लाभ मिलेगा। तो इसीलिए लेबनान की संसद ने भांग की खेती को वैलिड करार कर दिया है। ठीक है, यहाँ की अगर मैं बात करूँ राजधानी की, राजधानी है यहाँ की बेरूत। प्रधानमंत्री की अगर बात करूँ तो हसन दीब यहाँ के क्या हैं, प्रधानमंत्री हैं। और मुद्रा यहाँ की लेबनानी पाउंड है। तो ये आपके आज के 10 क्वेश्चन थे। जो भी प्रश्न समझने में कोई दिक्कत आती है निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा नीचे। और कैसा लगा वीडियो, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।